आज देखेंगे हम अध्याय 4 एनिमल किंगडम जंतु जगत। तो सबसे पहले देखते हैं जंतु किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोश की भी हो सकता है, द्विकोश की भी हो सकता है और बहुकोश की मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं और इनकी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक का अर्थ ये है कि इनकी कोशिका जो पूर्ण विकसित होती है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, वेसल्स आदि पाया जाता है। ठीक है। इस समूह के अंतर्गत लगभग 12 लाख जंतुओं को शामिल किया जा चुका है। मतलब 12 लाख जंतुओं जीवों की खोज हो चुकी है और आज भी नई नई जीवों की खोज हो रही है। इस जगत के जीवों में संख्यात्मक विविधता के साथ उनकी संरचना एवं कार्यों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। क्या बोल रहा है? संख्यात्मक मतलब संख्या में तो विविधता रहेगी ही, साथ ही साथ उनके संरचना में भी मतलब उसके बनावट में और उनके कार्यों में भी विविधता पाई जाती है। चूंकि जंतु विषमपोषी होते हैं, अतः ये अपने भोजन के लिए या भोजन की तलाश करते हुए या अन्य किसी कारण से आवास के लिए, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। परंतु कुछ जंतु एक स्थान पर स्थिर भी होते हैं। ऐसे जीव प्रायः जल में ही पाए जाते हैं तथा इनमें भोजन जल की तरंगों के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है। मतलब ये भोजन को अपने डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं, जो जल प्रवाहित होते रहता है उसके माध्यम उनके शरीर के अंदर में भोजन प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये जंतु कहलाते हैं। अब देखते हैं जंतुओं के लक्षण, विशिष्ट लक्षण। पहला है जंतु जगत के अंतर्गत सम्मिलित सभी जंतु बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, अर्थात पूर्ण विकसित कोशिका। हम जानते हैं कि अमीबा भी जंतु जगत के अंतर्गत आता है, परंतु वो एक कोश की होता है। ठीक है। इस कारण उसको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। ठीक। दूसरा है इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इस कारण ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो पौधे हो या फिर किसी दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं। तीसरा, इनमें सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। जैसे पौधों में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, वैसे जंतुओं में नहीं पाई जाती है। इसमें सीधा प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद है चौथा, ये प्राणी समपोषी भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है? प्राणी समपोषी पोषण। इसका अर्थ ये है कि ये भोजन को सीधा निगल कर ग्रहण करते हैं, मुख से निगल कर ग्रहण करते हैं। फिर है इनमें गतिशीलता एवं प्रचलन पाया जाता है, मतलब शरीर में गति होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें उत्तेजनशीलता एवं संवेदनशीलता दोनों पाई जाती है, क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। प्रजनन प्रायः लैंगिक विधि द्वारा होता है और उत्सर्जन हेतु विशिष्ट उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे मनुष्यों में वृक या किडनी पाया जाता है। भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जैसे पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, वैसे ही जंतुओं में भोजन जितना आवश्यकता है उतना ग्रहण किए, ऊर्जा के रूप में नष्ट हुआ, बाकी जो ऊर्जा बचा वो ग्लाइकोजन के रूप में कोशिकाओं में संचित हो जाता है। और इनमें वृद्धि सभी अंगों में एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि एक हाथ पहले बढ़ा फिर दूसरा हाथ बढ़ेगा, फिर एक पैर बढ़ेगा फिर दूसरा पैर, ऐसा नहीं। सभी अंग एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं। फिर है पौधे एवं जंतुओं में अंतर। देखिए, पहला का पादप शरीर का निश्चित आकार नहीं होता है, मतलब वो निश्चित जब तक जीवित रहेंगे कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होते ही रहता है, बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जंतुओं का शरीर का आकार निश्चित होता है, एक निश्चित उम्र तक शरीर बढ़ता है, उसके बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है। फिर है पोषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते और अन्य स्रोतों से या जैसे पौधों से या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर भोजन के स्वरूप, पौधे डायरेक्ट खनिज लवण को
या किसी दूसरे पदार्थ को, गैस को डायरेक्ट उसी रूप में नहीं ग्रहण करती, वो विलयन के रूप में मतलब घुले हुए रूप में ग्रहण करती है, जबकि मनुष्य विलयन और ठोस दोनों रूप में ग्रहण करते हैं। ठोस द्रव दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। फिर है क्लोरोफिल, पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति, पौधों में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में इसका अभाव होता है। रिक्तिका, कोशिका के जीव द्रव्य में पौधों में बड़ी व अधिक रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसमें छोटी और बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। पौधों में उत्तेजनशीलता होती है लेकिन कम होती है, धीमी गति से होती है, और जंतुओं में तीव्र गति से होती है। सेंट्रियोल पौधे में अनुपस्थित होता है, जंतुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम पौधों में अनुपस्थित, जंतुओं में पाया जाता है। वृद्धि कुछ स्थानों तक सीमित होती है तथा यह जीवन पर्यंत होती है। मतलब पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होगी, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही होती है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर देखते हैं आवास। जंतुओं के आकार एवं स्वरूप में विविधता होने के साथ साथ इनके आवास स्थल में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, उनके शरीर में, आकार में, स्वरूप में तो विविधता होती है, साथ ही साथ इनके रहने के स्थान में भी विविधता पाई जाती है। प्रायः जंतु 4 प्रकार के आवास स्थलों में रहते हैं। पहला जल, दूसरा भूमि, तीसरा जल और थल दोनों ही स्थान पर, और चौथा है वायु। तो इसके आधार पर जंतु 4 प्रकार के होते हैं। पहला जलीय जीव, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, ठीक है, जलीय जीव कहलाते हैं। कुछ जीव तालाब में रहते हैं, कुछ झील में, कोई नदी में, कोई पोखर में, कोई पोखर की जलधारा में आदि। ठीक, तो इन्हें स्वच्छ जलीय जंतु, ठीक, फ्रेश एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। और कुछ जंतु समुद्र में पाए जाते हैं जिन्हें समुद्री जलीय जंतु अर्थात मेराइन एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। अब जलीय जंतु में स्वतंत्र रूप से विचरण करते, जलीय जंतु जल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं अथवा निष्क्रिय रहते हैं। तो जल में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतुओं को वेलापवर्ती कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला है तरणक और दूसरा प्लवक। तरणक मतलब जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ठीक है, और सक्रिय होते हैं जैसे मछलियां। प्लवक ये जल में निष्क्रिय रूप से रहते हैं, ठीक है, और ये जल धाराओं के साथ बहते हैं। जल में जो धारा, समान धारा उत्पन्न होती है या जो तरंग उत्पन्न होता है उसके साथ बहते रहते हैं। इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जंतु प्लावक और पादप प्लावक। जंतु प्लावक के अंतर्गत आएगा डेफनिया और पादप प्लावक के अंतर्गत आएगा क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स आदि। फिर है तीसरा इसका नीतलक। नीतलक मतलब जल के तल में रहने वाले, ठीक है, जो जल के अंदर तली में किसी आधार पर चिपके रहते हैं। उदाहरण है पर्ल ओयस्टर्स, कोरल आदि, ठीक है। इसी के अंतर्गत शंख भी आता है, जो सीपी आता है वो भी इसी में आता है। फिर है दूसरा इसका प्रकार है स्थलीय जंतु। वे जीव जो भूमि पर रहते हैं, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। पहले दौड़ने वाले जंतु, उदाहरण है घोड़ा, कुत्ता, कंगारू आदि। फिर बिल में रहने वाले जंतु, चूहा, खरगोश, सांप। पौधों पर रहने वाले जंतु, गिलहरी, बंदर। उड़ने वाले जंतु, समस्त प्रकार के पक्षी, चमगादड़। मरुस्थलीय जंतु जैसे ऊंट और गिरगिट। फिर है उभयचर जंतु, इसको जानते हैं, जो जल स्थल जोनों में रहता है जैसे मेढक, घड़ियाल। वायवीय जंतु, कुछ जंतुओं का शरीर वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित होता है। उदाहरण है पक्षी, चमगादड़, तितलियां।